अस्सलाम वालेकुम, मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान ने एक मरतबा फिर बहुत सख्त बातें की हैं, बहुत सख्त अल्फाज का इस्तेमाल करते हुए जो फ़ौज की टॉप लीडरशिप है उसको शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। आर्मी चीफ़ का जिक्र किया है, DGI का जिक्र किया है, बहुत संगीन गुफ्तगू उनके हवाले से की है और ऐसा लगता है कि एक मरतबा फिर इमरान खान को अपनी जान का ख़तरा लाहिक हो गया है और ख़दशा वो जाहिर कर रहे हैं कि उन्हें मारा जा सकता है, उन्हें मार दिया जाएगा और वो ज़िम्मेदार ठहरा रहे हैं कि ऐसा कौन करेगा, कौन इसका ज़िम्मेदार होगा। मुख्तलिफ़ पहलुओं पर उन्होंने बात की है, मुख्तलिफ़ चीज़ों पर उन्होंने गुफ्तगू की है, क्रिकेट से शुरू करते हुए और कच्चे के डाकुओं पर बात करते हुए और फिर जो लॉ एंड ऑर्डर है सिचुएशन, इन सब चीज़ों को इमरान खान ने मौजूए बहस बनाया है। मसलन क्रिकेट पर इमरान खान ने बात की और कहा कि सिफारिशी को लेकर आए हैं जिसने क्रिकेट तबाह कर दिया। यहीं सबसे पहले मोहसिन नकवी को निशाने पर लिया। इमरान खान मोहसिन नकवी को इसलिए बार बार निशाने पर लेते हैं क्योंकि मोहसिन नकवी चीफ मिनिस्टर पंजाब थे और देखिए ये सिर्फ पाकिस्तान में ही हो सकता है कि एक शख्स जिसने आइंदा हुकूमत का वज़ीर बनना हो, उसको एश्योरेंस दी गई हो कि तुम वज़ीर दाखिला होगे, वो शख्स इंतखाबात कराने का ज़िम्मेदार करार दिया जाता है। तो आप सोचें कि वो शख्स कैसे शफाफ इंतखाबात करा सकता है जिसको पता हो कि एक पार्टी जीतेगी तो ही मेरा सियासी मुस्तकबिल आगे चलेगा और अगर दूसरी पार्टी जीत गई तो मेरा मुस्तकबिल ख़त्म हो जाएगा। तो वो क्या कोशिश करेगा? वो ज़ाहिर है उसी पार्टी को जिताने की कोशिश करेगा जिसके साथ उसका सियासी करियर आगे चलना है। तो ऐसे शख्स को पाकिस्तान में वज़ीर आला पंजाब बना दिया गया, निगरान वज़ीर आला पंजाब, और उसके बाद फिर वज़ारत दाखिला का मनसब उसको सौंप दिया गया और फिर क्रिकेट का चीफ भी बना दिया गया, यानी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया और उसके बाद क्रिकेट मुसलसल जवाल का शिकार है। इमरान खान ने यही बात की, उनका जिस सिफारिशी को लेकर आए हैं उसने क्रिकेट तबाह कर दी, इसके पीछे ताकतवर हैं, यानी इसके पीछे ताकतवर हैं। आप समझ गए हैं कि क्या कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप में हम पहली 4 और T20 की 8 टीमों में जगह बनाने में नाकाम रहे हैं, जबकि मोहसिन नकवी की सर्जरी के बाद हम बांग्लादेश से पहली बार टेस्ट क्रिकेट में भी हार गए हैं। यानी मोहसिन नकवी ने वर्ल्ड कप हारने के बाद कहा था कि मुझे पता है टीम को सर्जरी की ज़रूरत है और मैं ये सर्जरी करूँगा, और जब सर्जरी की तो उसके उल्टे ही नुकसानात हो गए। यानी ये तो ऐसे ही है कि किसी का पेट चीर के उसकी सर्जरी की जाए और पेट में तौलिया छोड़ दें आप, या कोई वो सिज़र जो हैं उसका कोई आलात आप छोड़ दें तो और पता चले कि मरीज़ की तबीयत तो और ख़राब हो गई है। तो ये सर्जरी की है मोहसिन नकवी साहब ने और उस सर्जरी का नतीजा ये निकला है कि टीम की पेट में और दर्द रहने लगा है और बांग्लादेश से भी वो मैच, टेस्ट मैच, पहली मरतबा तारीख़ में टेस्ट मैच हार गए। फिर वो कहते हैं 2.5 साल कबल हमारी टीम ने भारत को 10 विकेटों से शिकस्त दी, लेकिन 2.5 साल में ऐसा क्या हुआ कि इतने नीचे गए कि आज बांग्लादेश से भी हार गए। ये सारा नज़ला एक इदारे पर गिर रहा है। यानी इमरान खान समझते हैं कि इसका जो इल्ज़ाम है वो एक इदारे पर आ रहा है और जो कुछ भी हो रहा है उसका वो जो उसका ज़िम्मेदार है एक इदारा है। अच्छा, फिर वो कहते हैं कि मोहसिन नकवी की काबिलियत क्या है। यानी इस गुफ्तगू में इमरान खान ने जो कल सहाफ़ियों से गुफ्तगू की है उसमें उन्होंने ज़्यादा, यानी आगाज़ में काफ़ी सारी गुफ्तगू मोहसिन नकवी के हवाले से की। उन्होंने कहा इसकी काबिलियत क्या है। ये 2008 का नैब ज़दा और सिफारशी है, क्रिकेट ये तबाह कर चुका है, $5 मिलियन मालियत प्रॉपर्टी दुबई में बीवी के नाम पर है, ये गंदम स्कैंडल में मुलव्वस है, मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड इलेक्शन इसने करवाया है। तो मोहसिन नकवी के ख़िलाफ़ एक प्रॉपर मुकम्मल चार्ज शीट जो है वो इमरान खान ने रख दी है। फिर वो कहते हैं कि इन्होंने बलूचिस्तान और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल, यानी इमरान खान ने कहा कि बलूचिस्तान और मुल्क में अमन अमान की जो सूरत हाल है वो सबके सामने है। हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं, पंजाब में चोरी, डकैती और पुलिस मुलाजमीन को शहीद किया जा रहा है। इमरान खान के पास टीवी की सहूलत मौजूद है और 11 चैनल्स मेरी इत्तला के मुताबिक इमरान खान के पास चलते हैं। 11 चैनल्स वो देख सकते हैं, उसमें एक PTV भी शामिल है, 2 न्यूज़ चैनल्स हैं और इसके अलावा कोई 2 एक स्पोर्ट्स के चैनल्स हैं और इसी तरह से 1-2 जो है वो मज़ीद चैनल्स हैं, शायद कुरान का चैनल या मजहबी इस्लामी चैनल भी है। तो इस तरह से कुल 11 चैनल्स उनके पास आते हैं और कुल मिला के 2 से 3 न्यूज़ चैनल्स, इसमें एक PTV और 2 दूसरे चैनल्स हैं, इमरान खान को वो दिए गए हैं। और इमरान खान जो है वो बल्कि आज मुझे शौकत बसरा बता रहे थे कि इमरान खान के पास जो चैनल आते हैं उसमें 92 भी शामिल है। यानी वो मुझे ज़ाहिर है मैं 92 पे प्रोग्राम करता हूँ तो मुझे बताते थे कि 2 चैनल जो आते हैं उसमें एक 92 भी है, इमरान खान जो देखते हैं। तो बहरहाल चलें, ये तो खैर एक अलग बात है। तो इमरान खान के पास ये सारी ख़बरें टीवी के ज़रिए आती हैं जिसमें
जिससे उनको पता चलता है कि कच्चे के इलाके में क्या चल रहा है, बलूचिस्तान में क्या चल रहा है और खैबर पख्तूनख्वा में क्या चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि जी बलूचिस्तान और मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल सबके सामने है। हर रोज़ खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान में शहादतें हो रही हैं, डकैती और पुलिस मुलाजमिन को शहीद किया जा रहा है। तो फिर उन्होंने कहा कि दूसरी जानिब फॉर्म 47 की हुकूमत मुसल्लत कर दी गई है, इसका नज़ला भी ख़ास इदारे पर गिर रहा है। ये इस्लाहात नहीं कर सके, ना खर्च कम किया और ना आमदन बढ़ाई। अब यहाँ से इमरान खान मईशत पर आ गए कि इन्होंने इस्लाहात की नहीं है, खर्च कम की नहीं किए, आमदन अपनी बढ़ाई नहीं है और वो समझते हैं कि इससे जो है वो मुल्क को बहुत नुकसान हो रहा है। फिर उन्होंने कहा कि ये काम मैंडेट वाली हुकूमत कर सकती है जो उनके पास नहीं है। इन सब के पैसे और प्रॉपर्टीज़ बाहर हैं, ये सिर्फ कर्ज ले रहे हैं, कर्ज लेने से महंगाई बढ़ रही है, मज़ीद महंगाई का दौर आ रहा है, इनके पास कोई प्लान नहीं है। इमरान खान को ये सिचुएशन बार बार हॉन्ट करती है। वो समझते हैं कि जितनी सूरत हाल बिगड़ती जाएगी उसके बाद जो हुकूमत आएगी उसके लिए मामला को कंट्रोल करना और मुश्किल होता चला जाएगा। और वो कहते हैं अच्छा, लेकिन साथ ही साथ इमरान खान कॉन्फिडेंट भी दिखते हैं। वो कहते हैं कि जी जिसके पास मैंडेट होगा, जिस पर लोग अवाम एतमाद करते होंगे, वो मुश्किल फैसले कर सकता है। उस पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ एतमाद करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, यहाँ अगर फैक्ट्रियाँ लगाएंगे, अपना पैसा बाहर से वापस लेकर आएंगे। और ऐसा हुआ भी था। इमरान खान के पिछले दौरे हुकूमत में बहुत सारे लोग अपना नॉर्वे से, मैं आप कई दफ़ा मिसाल दे चुका हूँ, अपना बिज़नेस समेट के यहाँ पर लेकर आए थे। मेरे ख़ुद ज़ाती तौर पर मेरी फैमिली के लोग जो हैं अपना पूरा कनाडा से सामान समेट कर यहाँ पर बच्चों को लेकर शिफ्ट हो गए थे, लेकिन सब आहिस्ता आहिस्ता वापस भाग गए क्योंकि उनके पास वापस भागने का ऑप्शन मौजूद था। उनके पास वहाँ के पासपोर्ट्स हैं, वहाँ के बिज़नेस हैं, वहाँ की शहरियत है, सब कुछ है। तो फिर वो सोचते हैं कि फिर यहाँ रहने का फ़ायदा क्या है। तो इमरान खान के होते हुए ये हुआ था। इमरान खान को इसीलिए लगता है कि ओवरसीज़ पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्ट करेंगे और उसके नतीजे में कारोबार चल निकलेगा। फिर वो कह रहे हैं, इमरान खान ने कहा कि इनके पास कोई प्लान ही नहीं है जिस वजह से ये मसला हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां और प्रोफेशनल्स मुल्क को छोड़कर जा रहे हैं। अगर अवाम तनकीद करे तो ये डिजिटल दहशतगर्द बना देते हैं। मेरी अपील है कि फ़ौज हम सबकी है, मुल्क को मजबूत इदारे की ज़रूरत है। ये जो कर रहे हैं ये ख़ुदकुशी है। यानी साथ ही साथ इमरान खान जब फ़ौज पर तनकीद करते हैं तो फिर साथ ही कहते हैं कि मुल्क को एक मजबूत फ़ौज की ज़रूरत है और ये हम सब की फ़ौज है। साथ ही साथ वो ज़ाहिर है फ़ौज को ताकि मोराल ना गिरे या फ़ौज की तारीफ़ भी होते रहे, तो इसलिए इमरान खान ने कहा कि हमें ये डिजिटल दहशतगर्द बना देते हैं, लेकिन जो है ये जो कर रहे हैं ये ख़ुदकुशी है। अच्छा, फिर इमरान खान ने कहा कि मुझे मुल्क की फ़िक्र है, मेरा जीना मरना पाकिस्तान है, मेरा मुल्क से बाहर कोई पैसा नहीं है, मैं ज़रदारी नवाज शरीफ की तरह डील नहीं कर सकता। शौकत खानम के CEO ने बताया कि प्रोफेशनल्स के बाहर जाने से इदारा चलाने में मुश्किल हो रही है। ये तो हम सब जानते हैं कि इस वक्त प्रोफेशनल मुल्क छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। जिसके पास ज़रा सी कोई स्किल है, अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है, स्किल्ड लेबर भी, इवन लोग मुल्क छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। जिसके पास कोई इम्कान मौजूद है वो लोग जो है वो मुल्क से चले जाते हैं। तो वो कहते हैं जी मैं जा नहीं सकता क्योंकि मेरा सारा पैसा पाकिस्तान में है, तो मैं जरदारी, यानी इमरान खान ने कहा कि मेरा केस जरदारी और नवाज शरीफ से मुख्तलिफ है, क्योंकि मेरा केस इनसे मुख्तलिफ है, इसलिए मैं मुल्क से बाहर तो जा नहीं सकता, ये लोग चले जाएंगे। फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि मुल्क के हालात ख़राब हैं, आप लीडरशिप का मुजाहरा करें, कौमी मुफाहमत करें, वो आपको और आप उनको मुआफ़ कर दें, ये इस तरह क्यों नहीं करते। उस पर इमरान खान ने जवाब दिया कि जैसे इसराइल फ़लस्तीन को कह रहा है कि माजी में जो हुआ उसको भूल जाएं, आप कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड इलेक्शन को भूल जाऊं। आप जिस कौमी मुफाहमत की बात कर रहे हैं इससे कबल इंसाफ तो कर दें, यानी वो कहते हैं पहले इंसाफ करके मेरा मैंडेट तो वापस करें। आप मुझे कह रहे हैं कि मैं सब कुछ भूल जाऊं, सब कुछ छोड़ दूं, तो पहले इंसाफ करो, फिर मुझसे ये तकाजा करो। फिर उन्होंने कहा कि अमन इंसाफ से आता है, मशरक़ी पाकिस्तान वाले इंसाफ मांग रहे थे, हमारे ख़िलाफ़ नहीं थे, डंडों से सिर्फ भेड़ बकरियां कंट्रोल होती हैं, इंसान कंट्रोल नहीं होते। ये वही बात जो मैं पिछले व्लॉग में कर रहा था कि सिर्फ डंडा चलाने से निज़ाम या हालात ठीक नहीं होते, मुख्तलिफ़ चीज़ों को मुख्तलिफ़ तरह से मुख्तलिफ़ हिकमतों के साथ डील करना पड़ता है। फिर उन्होंने कहा, इमरान खान ने कहा कि बांग्लादेश में क्या हुआ, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ सब वज़ीर आज़म के थे, आवाम निकली तो अपना हक लेकर गई। लिखा ऐसे ही है लेकिन वैसे कहना चाहिए कि आवाम निकले तो अपना हक लेकर गए। यूरोप को देखें, उसने कितने फ़ौजी ऑपरेशन किए। सहाफ़ी की जानिब से सवाल किया गया कि इत्तलात हैं कि मोहसिन नकवी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से राब्ते के बाद आज़म सवाती की मुलाकात कराई गई और आपने जलसा मुलतवी कर दिया, लेकिन उसी मोहसिन नकवी पर आप कड़ी तनकीद कर रहे हैं। यानी मोहसिन नकवी का और वज़ीर आला, आपके वज़ीर आला का रब्ता हुआ, फिर उन्होंने आज़म सवाती को इन्वॉल्व किया, फिर आपसे बात हुई, फिर जलसा मुलतवी हो गया, आप उन्हीं की बात भी मान रहे हैं, उन्हीं पर तनकीद भी कर रहे हैं। तो इसका जवाब दिया उन्होंने कहा कि ये सारी हुकूमत झूठ पर चल रही है, मैं तो इनकी ख़बर तक नहीं पढ़ता।
मेरा इस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का राब्ता नहीं है, अगर इस्टेब्लिशमेंट से बात होगी तो सिर्फ मुल्क आइन के लिए होगी। फिर उन्होंने कहा कि मुझे जिस सेल में रखा गया है वो अवन की तरह गर्म है, इसलिए पसीना आता है, इसके बावजूद मैं कोई रिलीफ नहीं चाहता। यानी वो कहते हैं कि मैं तकलीफ़ में तो हूँ, अवन की तरह गर्म है, तप रहा होता है, लेकिन इसके बावजूद मैं कोई रिलीफ नहीं चाहता। यानी जो कुछ है मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि मुझे जो है वो यहाँ से निकाला जाए या मुझे कोई रिलीफ दिया जाए। फिर सहाफ़ी ने कहा कि आप बार बार सिपह सलार पर इल्ज़ाम लगाते हैं, वो आपको क्यों मारेंगे, उनकी आपसे क्या ज़ाती दुश्मनी है, आप कहते हैं वो मारेंगे या नुकसान पहुँचाएंगे। इमरान खान ने कहा कि मुझे 2 मरतबा कत्ल करने की कोशिश हुई, CCTV फुटेज ISI ने चोरी की, जहां मुझ पर हमला हुआ वहां का कंट्रोल रात को ISI ने संभाल लिया था। वो कहते हैं जहां पर मुझे हमला किया गया था वहां तो रात से ISI थी और फुटेज भी उन्होंने चोरी की। ये इमरान खान ने इल्ज़ाम आयद किए। फिर उन्होंने कहा कि आप जो मर्ज़ी कर लें, 8 फरवरी को आपका बयानिया कौम ने मुस्तरद कर दिया। लोग आर्मी से प्यार करते हैं क्योंकि वो हमें तहफ़्फ़ुज़ देते हैं। 8 फरवरी के इलेक्शन में आवाम के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। 8 फरवरी के इलेक्शन में आवाम के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। इस ऑपरेशन में हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। अच्छा, मेरा ख्याल है वो 9 मई की बात कर रहे हैं कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था और हम पर तशद्दुद किया गया, हमारी पार्टी पर पाबंदी लगाई गई। वो जो है वो 9 मई की ये बात हो रही है। फिर उन्होंने कहा कि जेल में ज़्यादा ही सख्तियाँ हो रही हैं, इसका मतलब उनकी टांगें काँप रही हैं। मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार आसिम मुनीर, जनरल आसिम मुनीर और DG ISI होंगे, क्योंकि मेरे साथ तैनात अमले को 4थी मरतबा तब्दील कर दिया गया है। वो कहते हैं कि जी सख्तियाँ ज़्यादा हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि इनकी टांगें काँप रही हैं, घबरा रहे हैं। फिर उन्होंने इल्ज़ाम भी आयद किए DG ISI और जनरल आसिम मुनीर पर, अगर मुझे कुछ हुआ तो ये ज़िम्मेदार होंगे। वो कहते हैं 4थी मरतबा में फ़ौज में जो जेल में जो अमला उसको तैनात किया गया, तब्दील किया गया। फिर वो कहते हैं कि ये मुझे फ़राहम किए जाने वाले खाने को चेक करते थे कि इसमें जहर तो नहीं मिला। ये सब ISI कंट्रोल करती है। दोबारा कह रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ और DG ISI ज़िम्मेदार होंगे। यानी इमरान खान ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि जो मेरा खाना चेक किया जाता है उसको ISI चेक करती है कि इसमें जहर मिला हुआ तो नहीं है। यानी अगर कल को जहर खुरानी हो गई या मुझे जहर दे दिया गया तो जिम्मेदारी उन्हीं पर आयद होगी जो इसको चेक करते हैं। ये नहीं कहा जा सकेगा कि जी हमें पता नहीं है। तो ये पॉइंट वाजे करने के लिए इमरान खान ने ये बार बार बात की। फिर एक सहाफ़ी ने सवाल किया कि बुशरा बीबी ने जज साहब से क्या शिकायत की। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने कहा कि बुशरा के कमरे में चूहे हैं, जब नमाज़ पढ़ती हैं तो चूहे गिरते हैं। 3 महीने से चूहों के बारे में शिकायत कर रही हैं, आप आज अदालत को बताया है। मेरा ख्याल है कि ये भी मुमकिन है कि चूहे जानबूझ के छोड़ दिए गए हों अजियत देने के लिए। लोग जानते हैं कि ख़वातीन जो है वो चूहे से ज़ाहिर डरती हैं, घिन भी आती है, तो उनको तकलीफ़ देने के लिए, ज़हनी अजियत देने के लिए। और आपको पता है जिस कमरे में चूहा होता है आप सो नहीं सकते, क्योंकि वो मुसलसल कुतर 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 आवाज़ निकालता रहता है और ऐसी बेचैनी होती है कि आप सो नहीं सकते। तो ये एक तरह की अजियत होती है। अब मुझे नहीं पता कि कुदरती तौर पर अजियत उनको मिल गई है या दी जा रही है जानबूझकर। साहबी ने पूछा कि आर्मी चीफ ने यूथ से खिताब में कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी से कौम में मायूसी फैलाई जा रही है, ऐसे अनासर नाकाम होंगे। इमरान खान ने एक जवाब दिया कि अवाम सोशल मीडिया पर तनकीद करते हैं और उसे दहशतगर्दी बना देते हैं और ये इसे दहशतगर्दी बना देते हैं। इंटरनेट सर्विस बंद हुई तो अवाम ने बात की, अब ये अवाम इंटरनेट बंद होने पर भी बात ना करे तो फिर क्या करे। तो ये इमरान खान ने बातें की हैं जनाब, और अपनी राय का इजहार उन्होंने खुलकर एक मरतबा से फिर किया है। आखिर में जाते जाते मैं बस एक बात करना चाहूँगा, और वो ये है कि आप जानते हैं कि इस वक्त जो ज़ाहिर हालात हैं, माहौल हैं, टेंशन ज़्यादा हैं, तो जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं उससे हम एक ब्रेक ढूंढते हैं। मसलन अक्सर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं देखते होंगे कि मैं कभी पहाड़ों पे चला जाता हूँ, कभी हाइकिंग कर लेते हैं, कभी हम कैंपिंग कर लेते हैं। सिद्दीक जान और इमरान रियाज वगैरह भी हमें ज्वाइन कर लेते हैं। सिद्दीक जान तो अक्सर मेरे साथ ही होते हैं जब हम जा रहे होते हैं। तो मुल्क के अंदर हो या मुल्क के बाहर हो, मैं समझता हूँ कि एक ब्रेक ज़रूर होनी चाहिए, छोटी सी ब्रेक ज़रूर होनी चाहिए। 2 दिन की, 4 दिन की, 6 दिन की, 1 दिन की, जितनी जिसके बस में हो उसको ब्रेक लेनी चाहिए। तो इसी सिलसिले में बस आप एक मैसेज सुन लीजिए। हमने एक ट्रिप प्लान किया, तो जो लोग इसका हिस्सा बनना चाहते हैं वो ये एक मेरा मैसेज सुन लें। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं असदुल्ला खान हूँ। आपको याद होगा कि फरवरी में हमने ट्रैवल बार के साथ 4 मुल्कों का एक ट्रिप किया था, जिसमें श्रीलंका, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड शामिल थे। और ये इतना ज़बरदस्त भरपूर टूर रहा था, को 35 के करीब लोग इसमें शामिल हुए थे। और इसलिए ये इतना ज़बरदस्त ट्रिप हुआ था क्योंकि ट्रैवल बार ने इसको बहुत अच्छा मैनेज किया था। यानी कि जिस दिन जो चीज़ प्लान की गई थी उसको उसी तरह से एग्जीक्यूट किया गया। और ये वजह है कि वापसी पर फिर इस ग्रुप में शामिल लोगों ने अपने रिव्यूज़ भी दिए थे, जो आपने ट्रैवल बार के प्लेटफॉर्म पर देखे भी होंगे। अब हम फिर एक बहुत ज़बरदस्त और एक्साइटिंग टूर प्लान कर रहे हैं
ट्रैवल बार ही के प्लेटफॉर्म से, और मैं भी उस एक ट्रिप का हिस्सा बन रहा हूँ। तो ये ट्रिप जो है ये जा रहा है अगले महीने सितंबर में, वो 20 से ऑनवर्ड ये कुछ 6-7 दिन का ट्रिप है। और ये जो ट्रिप है ये बाकू और दुबई का है। तो आप जानते हैं कि दुबई अपने लिहाज से एक एंजॉय करने की बड़ी ज़बरदस्त जगह है, और बाकू अपने तौर पर एक बड़ी रिच कल्चर और एक हिस्ट्री रखता है। तो बहुत ही एक मज़े का और ज़बरदस्त ट्रिप ये होने जा रहा है। तो जो लोग पिछली मरतबा ज्वाइन नहीं कर सके थे, करना चाहते थे और किसी वजह से नहीं कर सके थे, तो वो लोग अब हमें ज्वाइन कर सकते हैं, वो अब हमारे साथ इस ट्रिप पर जा सकते हैं। तो बाकी डिटेल्स के लिए आप ट्रैवल बार का जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं उस पर रब्ता कर लीजिए। कासिम साहब आपको पूरी तफसील बता देंगे।